अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी, लेकिन प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ कोई नहीं बताता। आज हम एक ऐसी केस स्टडी का ज़िक्र करेंगे जिसको लिखा गया था इज़ी पैसा टेलीनॉर पाकिस्तान को लॉन्च करने से पहले। इज़ी पैसा को लॉन्च किया गया था 2009 में और ये जो रिपोर्ट है ये जुलाई 2008 में डिलीवर की गई। और इस पे काम ऑब्वियसली 2007 में हुआ और इस पे किसी और ने काम नहीं किया बल्कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने किया है। तो आज इज़ी पैसा को अगर देखा जाए, बने हुए 24 से 25 साल हो गए हैं। टेलीनॉर पाकिस्तान ने कंप्लीट बैंक एक्वायर की है और साथ-साथ में जहाँ से इसको ज़ीरो सब्सक्राइबर से या ज़ीरो जो है ना यूज़ करने वाले से उन्होंने शुरू किया, इसका प्लान कैसे बना, पाकिस्तान में इसकी अपॉर्च्युनिटी कैसे बनी और ये फिर लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कैसे बना। ये जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक गोल्ड माइन एक केस स्टडी होगा ये, बल्कि ये आईसीटी के लिए जो कम्युनिकेशन की दुनिया के लोग हैं, उनके लिए ये गोल्ड माइन केस स्टडी है। साथ-साथ में जो रिसर्च कर रहे होते हैं, रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन रिपोर्ट है। सो ये फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्च्युनिटी टेलीनॉर पाकिस्तान को बीसीजी कंसल्टिंग ने बताया था। ये एग्ज़ेक्टिव समरी है कि इस डॉक्यूमेंट में हम ये एक एग्ज़ेक्टिव समरी बना रहे हैं, जो कि टेलीनॉर पाकिस्तान और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का इकट्ठा एक प्रोजेक्ट है। इसमें सबसे पहली बात जो की गई है, वो ये की गई थी ब्रांचलेस बैंकिंग इज़ अ ह्यूज बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। यानी किसी भी ब्रांच किसी कुछ भी लॉन्च करने से पहले, कोई भी प्रोजेक्ट से पहले, हमने उसको डिफाइंड करना है कि भई वो है क्या? ये उस वक़्त की बात है जब ऐसा कुछ भी नहीं था जो अभी हम देखते हैं ईज़ी पैसा, जैज़ कैश। तो इस वजह से ये 2008 में बता रहे हैं कि ब्रांचलेस बैंकिंग पाकिस्तान में एक ह्यूज अपॉर्च्युनिटी है और अगर इस बिज़नेस में एंटर होना है और वैल्यू क्रिएशन करनी है, तो हमने एक बैंक को एक्वायर करना है। टेलीनॉर ने बैंक को जो एक्वायर किया था, वो किया था 2015-16 में जाकर। लेकिन 2008 की रिपोर्ट में ही बीसीजी ने उन्हें बता दिया था कि अगर आपने पाकिस्तान की मार्केट में अच्छे से काम करना है, तो आपको एक बैंक की ज़रूरत है। इससे आपको पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट्स किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट किए जाते हैं और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का इतना बड़ा नाम क्यों है। आने वाले केस स्टडीज़ में मैं इसी नील्सन, इप्सॉस के प्रोजेक्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो 20-25 साल पहले हुए थे, अब उनसे कंपनी की कोई सीक्रेसी तो खराब नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट की लर्निंग के पर्सपेक्टिव्स के हवाले से बड़ी हेल्प होती है। सो अगर कंपनी को लगे कि भाई हम उनका कुछ शेयर कर रहे हैं, कोई प्राइवेसी का इन्फॉर्मेशन, तो प्राइवेसी का कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया जा रहा। इसका सिर्फ पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग हो और जितने भी लोग बिज़नेस की डिग्री ले रहे होते हैं, वो इस तरह की टॉप क्लास रिपोर्ट बना सकें। आजकल के एआई के दौर में हर कंपनी ये चाहती है कि जहाँ इन्फॉर्मेशन की अबंडेंस है, यूज़लेस एवरेज रिपोर्ट्स हैं, तो अब एसी नील्सन की, इप्सॉस की, इस तरह की कंपनीज़ की ज़रूरत बहुत बढ़ गई है। और ये रिपोर्ट कहीं न कहीं टेलीनॉर को भी प्रमोट करती है कि उन्होंने किस तरीके से एक ग्रेट फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना लॉन्च किया था। तो उन्होंने फिर एनालाइज़ किया डिफरेंट बैंक्स को और डिसाइड ये किया कि तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक इज़ अ वेल रिसर्च कैंडिडेट बट देयर आर रिस्क आइडेंटिफाइड विद द स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट। अच्छा, तामीर माइक्रोसॉफ्ट बैंक जो है ना उस टाइम अलग ऑपरेट करती थी और वो बहुत अरसा तक टेलीनॉर की पार्टनर रही थी। तो हरगिज़ ये जो रिपोर्ट है ये नहीं बताया गया था कि तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक को कि हम आपको खरीदेंगे। तो ये टेलीनॉर के पास रिपोर्ट थी। 2008 में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने उन्हें कहा था कि आप इसको खरीदेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। एज़ अ कॉन्सिक्वेंस स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंट्रोल्स नीड टू बी इन प्लेस। कि अगर आप उसको एक्वायर करते हैं, आगे आगे जाकर आप समझेंगे कि जब भी हम कोई फाइनेंशियल सर्विस लॉन्च करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। क्योंकि स्टेट बैंक सिर्फ़ बैंक्स के साथ काम करता है, अगर टेलीकॉम उसको लीड कर रहा है, तो टेलीकॉम बैंक का मोहताज है। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद भी इज़ी पैसा में काम करता रहा हूँ, मैं टेलीनॉर में काम करता रहा हूँ, टेलीनॉर के फाइनेंशियल सर्विसेज़ में यूफ़ोन में मैंने देखी हैं या ज़ोंग में देखी हैं, तो कंपनीज़ को बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही थी कि जी हम ओन करते हैं लेकिन हमें बैंक के थ्रू ही बात करनी है, स्टेट बैंक से आगे रेगुलेटरी अथॉरिटी से उस बैंक के थ्रू ही बात करनी है। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि क्योंकि कुछ स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसकी वजह से आपको बैंक को एक्वायर करना है। ये कंपनीज़ को बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये रिपोर्ट 100% ठीक थी, हमें एक बैंक एक्वायर करना है। Price range and conditions for entering into the negotiation for 75% stake in the Tamir Bank is recommended। ये 2008 में रिकमेंड किया जा रहा है। अच्छा, अब सबसे कोर चीज़ वो ये है कि हमारे यहाँ जब एक बंदा बिज़नेस को डाइवर्सिफ़ाई कर रहा हो, तो उसको समझ ही नहीं आती कि यार मैं किस तरीके से डाइवर्सिफ़ाई करूँ। समटाइम्स जब कंपनीज़ बिज़नेस को एक्सपेंड करती हैं, तो वो डूब जाती हैं। यानी पहले वाला कारोबार भी खत्म हो जाता है, नए कारोबार के चक्करों में।
तो इस वजह से ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। ये जो सामने आपको स्लाइड नजर आ रही है, इससे बेस्ट और कोई एग्जाम्पल, कोई प्रैक्टिकल केस स्टडी नहीं हो सकता। अच्छा, 2008 में टेलीकॉम में हम एक टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं आरपू। ये है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एक यूजर कितना पैसा देता है। तो टेलीनॉर का एक बंदा दे रहा था जी 247 रुपए, ठीक है, 2008 में। बीसीजी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने कहा कि अगर आप इजी पैसा लॉन्च करते हैं तो हम आपको 75 रुपीज आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू पर कस्टमर और कमाएंगे। पर कस्टमर अगर और कमाएंगे, उस वक्त टेलीनॉर के जो सब्सक्राइबर थे वो 14.3 मिलियन लोग थे। अब तो खैर 40 मिलियन से भी प्लस हो गए हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक अगर 247 में 75 ऐड करेंगे, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14.3 मिलियन से, तो तब आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई, मैं अगर इजी पैसा को लॉन्च करता हूँ या फाइनेंशियल सर्विस को लॉन्च करता हूं, तो मैं किस तरीके से दुनिया का एक कामयाब कामयाब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर अलोंग विद द बैंक बन सकता हूं। तो ये एक एसेट है अब भी टेलीनॉर के लिए। बेशक टेलीनॉर को पिक्सल ने एक्वायर किया है, तो टेलीनॉर बैंक अब भी एक एसेट है। सो क्रिएट वैल्यू टू कस्टमर, जहां पे उन्होंने कहा था कि आपकी जो कस्टमर्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी में बढ़ जाएगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, से कस्टमर का टाइम बच जाएगा और कस्टमर फ्रेंडली हो जाएंगी, और मिनिमम जो है ना बैलेंस रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी उन्होंने सजेस्ट की हैं। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो ये देखने की जरूरत थी कि जो टेलीनॉर है, जायज कैश है, इनको जब प्रपोज किया गया था या अब भी जो इनकी सिचुएशन है वो क्या है कि ये ब्रांचलेस बैंक्स हैं, इनकी ब्रांचेस नहीं है। ये आपके मोबाइल अकाउंट से एग्जिस्ट करती हैं। इनिशियल डेज में ओवर द काउंटर किसी एजेंट के पास जाके पैसे लोग लेते थे। अब भी शायद जो है ना दुकानों में ये हो रहा होगा, इसको हम ओटीसी बोलते थे। तो ये बहुत ज्यादा उस टाइम पे होता था जब मैं टेलीनॉर में काम करता था। तो कन्वेंशनल बैंक्स कैसे काम करते हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कस्टमर ब्रांच को विजिट करता है, पैसे ट्रांसफर करने के लिए रसीद रहता है और बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ब्रांचलेस बैंकिंग कैसे काम करता है कि एक कस्टमर है, वो पैसे लेकर किसी एजेंट के पास जाता है, किसी दुकानदार के पास। वो दुकानदार वो पैसे टेलीनॉर को देगा, टेलीनॉर बैंक में देगा, बैंक से किसी और एजेंट को रिसीव हो जाएंगे, और वो एजेंट अगले कस्टमर को, अगला जो बंदा है जिसको रसीद वो दिखाएगा, मैसेज उसको आया होगा, तो वहां से कैश रिसीव करेगा। सो मिसाल के तौर पर मुल्तान में एक बंदा पैसे भेजना चाहता है, वो मुल्तान की दुकान में जाएगा, दुकान में जाकर उसको पैसे दे देगा, वो बंदे को, बंदे के पास कैश आ जाएगा। वो कैश जो एजेंट होगा, यानी जो दुकानदार होगा, वो भेजेगा टेलीनॉर को, टेलीनॉर बैंक को, बैंक फिर जो है ना दूसरे एजेंट के पास भेजेगा, और दूसरे एजेंट के पास जब कोड आएगा तो वो अगले कस्टमर को क्या करेगा, पैसे दे देगा। तो इस तरीके से ये काम कर रहा था। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जी जो बैंक ब्रांच है उसका बहुत खर्चा होता है, उसमें आपको स्टाफ रखना होता है। अब जिन लोगों की दुकानें हैं उनके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप इजीली उस निज़ाम को चला सकते हैं। तो ये था कि जी बैंक ब्रांचेस आर कॉस्टली, जहाँ पे उन्होंने लिख दिया बीसीजी वालों ने कि कास्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग ब्रांच इज USD 30 to 50 के, यानी 50,000 US डॉलर एक ब्रांच पे लगते हैं बैंक ब्रांच बनाने में। कॉस्ट ऑफ रनिंग अ ब्रांच इज 5 to 10 के डॉलर, $10,000 2008 की बात है। अगर आज की हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली डॉलर की प्राइस बढ़ गई है, और अब जो है ना इंक्रीमेंटल कास्ट एजेंट आर नेगोशिएबल, ठीक है। एजेंट्स के साथ जो कास्ट होती थी, यानी जो दुकानदार को दिया देता था वो तो कमीशन दिया जाता था, यानी उनसे जो है ना जब कोई पैसे लेने आता या कोई पैसे भेजता तो उनको कमीशन मिलता था। तो एक तरीके से ये परफेक्ट पिचिंग कर रहे हैं कि अगर टेलीनॉर लॉन्च करता है जी पैसा, तो 75 रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा 247 पे। और फिर ये है कि इसकी जो अब जो ऑपरेशंस हैं उसके लिए आपको बैंक की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि जब भी आप कोई पिच डेक बनाएं, क्या दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि हजारों एम्प्लॉइज होने के बावजूद टेलीनॉर क्यों बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के पास गया है। हजारों एम्प्लॉइज होने के बावजूद इन कंपनीज को आज भी कंपनीज की एक्विजिशन के लिए, कंपनीज को मर्ज करने के लिए, इन तमाम टॉप कंसल्टिंग कंपनीज के जो है ना क्या बोलते हैं सर्विसेज ली जाती हैं। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ द दिस ब्रांचलेस बैंकिंग स्टार्टेड। अच्छा, अट्रैक्टिव वैल्यू प्रोपोजिशन टू ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड। अब देखिए बीसीजी वाले बता रहे हैं कि अब हमने एक, आपको याद होगा एक थ्योरी पढ़ी थी जिसको था स्टेक होल्डर थ्योरी, कि हर बंदे का फायदा सोचना है ताकि हर बंदा उस सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाए। पहला बंदा था एजेंट, कि भाई दुकानदार आपके लिए क्यों करेगा, उसको इसलिए करेगा क्योंकि उसका कस्टमर बढ़ेगा और कस्टमर की एक्टिविटीज बढ़ेंगी। पहले वो टेलीकॉम रिचार्ज के लिए आता था, अब वो पैसे भेजने के लिए भी आएगा। दूसरा
हाँ, यही है कि कस्टमर माइट प्रोडक्ट मोर प्रोडक्ट्स, कोई और चीज़ भी खरीद लेगा कि आपके पास पैसे आ गए हैं, तो आप दुकानदार है, मोबाइल बेचता है, साथ में मोबाइल भी ले लेगा, अपने मोबाइल में रिचार्ज भी करेगा, हेडफ़ोन भी ले लेगा। तो सारे वो लोग थे जो मोबाइल से डील करते थे, उनकी उनकी दुकानों में ये जो ये ईज़ी पैसा है या जो टेलर है, वो दिया जाएगा। अभी वो प्लान बना रहे हैं और ये एग्ज़ीक्यूट हुआ, आप सबने देखा। अब वो अरबों, करोड़ों रुपए उन्होंने कमा भी लिए। ये परफेक्ट केस स्टडी है एक ऐसे प्रोजेक्ट की, जब इसको बनाया गया, उसको फिर एग्ज़ीक्यूट किया गया। ठीक है, मे इंक्रीज इट्स शेयर कस्टमर माइंड। हाँ, कस्टमर माइंड में भी ऑब्वियसली कस्टमर अगर एक दुकानदार के पास सिर्फ रिचार्ज करवाने जाता था, अब उसकी जो वैल्यू है अपना प्राइस स्पेंड करने की, वो भी बढ़ जाती है। और कस्टमर को जो है ना ग्रेटर इनसाइट टू द कस्टमर कैश फ्लो, एजेंट को बहुत बेनिफिट ये हो जाता है कि कस्टमर के पास कितना पैसा है, उसको और क्या क्या चीजें वो पुश कर सकता है। ये एजेंट के फ़ायदे हैं। अब कस्टमर को क्या फ़ायदा है? कस्टमर का फ़ायदा ये है कि टेलीनॉर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में उसके ब्रांचेज़ थे या बाकी कंपनियों के जो टेलीकॉम के हैं, तो कस्टमर को जो है ना एक्सेस बहुत ज़्यादा है। यानी आपके गली में एक दुकान है, उसमें आप पैसे भेजें, ना कि आप बैंक में जाएँ, बैंक दूर भी हो सकता है, उसके लंबे प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं। टाइम बच जाएगा कस्टमर का, ठीक है? उसके लिए आसानी है इसके लिए। और बैंक ब्रांचेज़ जो है ना फ्रेंडली नहीं होते, बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं और पैसे ट्रांसफ़र करना यहाँ पे ईज़ी पैसा के थ्रू बड़ा आसान था। तो लो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स ये भी है कि भाई कस्टमर से क्या रिक्वायरमेंट है, आप पैसे दो, अपने पैसे भिजवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर आप बैंक अकाउंट खोलने जाएँगे तो आपको जी इनकम स्टेटमेंट की जो है ना कोई प्रूफ़ देना है, तो जिस बंदे की सैलरी नहीं है, जिसकी जॉब नहीं है, उसके लिए अकाउंट खोलना बहुत मुश्किल है। बिज़नेसमैन भी बहुत ज़्यादा लोग रजिस्टर नहीं करते। एससीसीपी में, एफबीआर में उनको डर होता है कि फिर रजिस्टर करवा लिया तो काम नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से कस्टमर को भी ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बता रहा है कि बहुत बेनिफिट था इस चीज़ का। बैंक को क्या फ़ायदा है? बैंक को ये फ़ायदा है कि बैंक को न्यू क्लाइंट बिज़नेसेस आ जाएँगे। जैसे हमने कहा ना कि तामीर बैंक के थ्रू, अब कस्टमर को नहीं पता कि बैंक में वो नहीं जा रहा, कस्टमर जाएगा दुकानदार के पास, दुकानदार पैसे भेजेगा टेलनर, टेलनर बैंक को, बैंक फिर दूसरे दुकानदार को भेजेगा। तो इस सारे प्रोसेस में ना दुकानदार को बैंक के पास जाने की ज़रूरत थी और ना ही कस्टमर को। ये जो टेलीकॉम कंपनी थी, ये और बैंक आपस में मिलके सारे काम कर रहे थे। तो हालाँकि लेकिन फिर भी ये देखना है कि भाई तामीर बैंक आपके साथ पार्टनर क्यों करेगा या कोई भी बैंक आपके साथ पार्टनर क्यों नहीं करेगा, क्यों करेगा? तो आपको ये फ़ायदा होगा कि वो भी अपने कस्टमर को कन्वीनिएंटली डील कर सकेगा। एक सस्ता सा चैनल है जिसमें पैसे ट्रांसफ़र हो जाएँगे और बैंक की रीच बढ़ जाएगी, ठीक है? 40 मिलियन कस्टमर है। उस ट आजकल टेलनर का कस्टमर, उस टाइम 14 मिलियन कस्टमर था। तो ऑब्वियसली जो बैंक के थ्रू अ, ज जो तामीर बैंक का ज़िक्र किया गया है उसके थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है, तो बैंक को भी उसमें से पोर्शन मिल जाता। जो पैसे कट जाते, एजेंट को भी मिल जाता, कंपनी को भी मिल जाता और बैंक को भी पैसे मिल जाते। टेलीनॉर को क्या फ़ायदा है कि न्यू सोर्सेज़ ऑफ रेवेन्यू है, हायर आरपू है, रेवेन्यू इसका बढ़ जाएगा और कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स भी बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें वैल्यू प्रोपोज़िशन टू ऑल पार्टीज़ इन्वॉल्व्ड, इसमें परफेक्टली स्टेक होल्डर थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया गया है कि सारे लोगों को क्या बेनिफिट है। अच्छा, पाकिस्तान इज़ अंडर बैंक्ड इन द 2 पीर कंट्रीज़। सबसे हमने हमने देखो ना, एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जिसको जब हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आईसीटी के स्टूडेंट हैं, बीबीए के, बीबीआईटी के सारे स्टूडेंट हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती कि हमने किसी भी आइडिया को अगर कमर्शियल करना है, तो हमने ये ज़रूर देखना है कि उसका पोटेंशियल कितना है। यानी ये बहुत अच्छा आइडिया है कि पाकिस्तान में उड़ते हुए जहाज़ लेने होने चाहिए, ठीक है? लेकिन उड़ते हुए जहाज़ मुल्तान में कितने ऐसे लोग हैं, जो 10 करोड़ का या 20 करोड़ का कुछ ले सकते हैं? टेस्ला की बड़ी डिमांड होगी दुनिया में, लेकिन बात ये कितने लोग टेस्ला की गाड़ी को खरीद सकते हैं? तो इसी तरीके से आपने ये देखना है कि आप ये जो ब्रांचलेस बैंकिंग करवा रहे हैं, तो इसका कितना स्कोप है कंपेयर टू एशियन कंट्रीज़। अब बैंक अकाउंट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि 100 में से कितने लोग एक अकाउंट यूज़ करते हैं। नेपाल में उन्होंने बताया कि कितना है 11 से 110, यानी जो 2 चीज़ें बताई गई हैं। एक लोन बताया गया है, दूसरा डिपॉज़िट बताया गया है। यानी नेपाल में 100 जो 11 लोग हैं, नंबर ऑफ लोन डिपॉज़िट्स अकाउंट्स ऑफ 1000 पॉपुलेशन। अच्छा, ये 1000 के ऊपर दिखाया गया है, मैंने आपको मिसाल 100 की दी थी। तो 1000 में से सिर्फ 11 लोग लोन लेते हैं। ठीक है ना? 100 में सिर्फ 1 लेता है। ऐसे ही नेपाल में जो लोग डिपॉज़िट करवाते हैं 1000 में से 110 करते हैं। बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो 61 लोग जो है ना क्या करते हैं, लोन लेते हैं और 255 डिपॉज़िट करते हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 32 लोग लोन लेते हैं और 171 डिपॉज़िट करते हैं। तो देखा जाए इंडिया में 78 और 443 पर 1000 पीपल, पॉपुलेशन से फ़र्क नहीं पड़ता।
1000 में से कितना बंदा करता है, तो ये एक ऐसा नंबर है जो सबके लिए इक्वल है। अगर श्रीलंका को देखा जाए, लोन ले रहे हैं 364, ये बात है 2008 की, और डिपॉजिट 1000 में से 118 कर रहे हैं। इसका मतलब श्रीलंका में अच्छा खासा बैंक्स जो है ना की पेनिट्रेशन हाई है। मतलब 1000 एक बंदा मल्टीपल डिपॉजिट्स भी मल्टीपल बैंक्स में कर रहा है। अगर 1000 में 118 आता है, वो 1118 आता है। तो अगर हम फिजिकल कवरेज देख लें, तो जैसे यहाँ पे देख बताया गया है कि ब्रांचेस कितने, एटीएम्स कितने हैं। नेपाल में देखा जाए तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर, अब ये पैरामीटर दिया गया। हम कुछ भी डाटा प्रेजेंट करते हैं, ऊपर से हम पैरामीटर दे देते हैं ताकि लोगों को आसानी हो। जैसे मैंने आपको कहा ना कि पेनिट्रेशन पर 100 लोग हमारा पीटी रिपोर्ट करता है। मैंने देखा यहाँ उन्होंने 1000 किया हुआ है। 1000 इसलिए किया हुआ है कि वो नंबर बहुत छोटा है, 100 से विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे हमने 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर ब्रांचेस बताया गया। नेपाल में क्या है जी, 3 है ब्रांचेस और एटीएम 0 है। बांग्लादेश में देखा 45 ब्रांचेस हैं, 3 एटीएम्स हैं 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे। पाकिस्तान में 10 ब्रांचेस हैं और 2 एटीएम्स हैं। इंडिया का अगर देखें 23 7 एटीएम, श्रीलंका का 16 और 12 एटीएम। तो पाकिस्तान में ये देखा जाए कि अगर किसी ने पैसे भी निकलवाने हैं तो एटीएम 1000 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 3 थे, सिर्फ जो है ना, हाँ 2 थे, और जो ब्रांचेस हैं वो 10 हैं। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कितना बड़ा हमारे पास स्कोप है। और यहाँ पे उन्होंने नीचे एक नंबर दिया गया है पीपीपी जीडीपी पर कैपिटा 1.2 1.3 2.6 2.7। ये हमारे पास हायर पोटेंशियल पाकिस्तान का जाहिर कर रहे हैं कंपेयर टू नेपाल, कंपेयर टू बांग्लादेश। तो ब्रांचलेस बैंकिंग कैन फिल द गैप दैट ट्रेडिशनल बैंक्स कैन नॉट। क्योंकि अब हमने जो बिजनेस आइडिया जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप पुश कर रहा है, अपना जो प्रोजेक्ट बता रहा है टेलीनॉर को, उसमें वो बता रहा है कि जो ब्रांचलेस बैंकिंग है वो बैंक्स ट्रेडिशनल गैप को फिल कर सकता है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे हमें देखने की जरूरत होती है, अच्छा रिपोर्ट्स को रीड करना भी एक बहुत बड़ा स्किल है। आप लोग एमबीए एमएस बीबीए करते हैं, बीएस करते हैं, रिपोर्ट्स को पढ़ना सीखें। यहाँ से 3 चीजें हैं, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, इमेज दिया गया है, और रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं। यहाँ पे ब्रांच बेस्ड मॉडल फेस द फॉलोइंग बैरियर्स व्हिच कैन बी ओवरकमिंग विद द ब्रांचलेस बैंकिंग। पहले उन्होंने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया है कि ब्रांच बेस में क्या इश्यूज हैं, क्या बैरियर हैं, और हम जो ब्रांचलेस बैंकिंग इजी पैसा लॉन्च करेगा, 2008 की बातें हैं, तो क्या होगा, जो कि प्रैक्टिकली आपने देखा हो गया। हम इस केस स्टडी को इसलिए देख रहे हैं कि ये एक सबसे सक्सेसफुल रिपोर्ट है जिसके बेस पे जो एक्शन लिए गए थे उनका अच्छा रिजल्ट आया। तो कॉस्ट इज हाई टू सी द ब्रांच नेटवर्क। ऑब्वियसली एक एटीएम बनाने में, एक ब्रांच बनाने में हमने कहा था कि $50,000 खर्चा आता है। दूसरा, रिस्पॉन्स टू मार्केट अपॉर्चुनिटीज इज स्लो। स्पीड ऑफ ब्रांच एक्सपेंशन बहुत स्लो है, अगर आप जितने भी बैंक हैं उसके बावजूद भी बहुत स्लो है। उसके बदले में ब्रांचलेस बैंकिंग लो कॉस्ट है और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से हो सकता है, हर किराने वाला दुकानदार इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और expansion is limited only by number of the agents that can be signed up to as channels for the banks and mobile networks coverage। अच्छा, अगर इमेज देखा जाए, बैंक्स को ना फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर देखा जाता है कि यार ये सिर्फ फोकस करते हैं पैसे वाले लोगों के लिए, या यहाँ पे जो है ना फॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं। जबकि जिससे होता ये है कि लोग जो है ना, गरीब लोग हैं वो बैंक्स में जाते नहीं हैं, कल्चरल बैरियर्स भी हैं, खवातीन को बैंक्स में जाने में बड़े मसाइल होते हैं। तो जो उसके बदले में जो ब्रांचलेस बैंकिंग है उसमें क्या फायदा है कि लो फिजिकल बैरियर्स टू एक्सेस एंड कस्टमर्स टिपिकली ऑलरेडी हैव एग्जिस्टिंग इंटरेक्शन with the agent, for example shopkeeper, post offices, मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी, अब ये बैरियर्स की हम बात करें, जैसे ऊपर वाले कॉलम में अगर मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको कि ये बैरियर्स हैं और ये वो हैं। रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ पेपर वर्क एंड रिक्वायरमेंट खासतौर पर बैंक्स में होता है, और यहाँ पे क्या होगा, केवाईसी रिक्वायरमेंट्स होता है, नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट होता है सिर्फ उसके लिए। सीएनआईसी मोबाइल नंबर जो कि हर बंदे के पास होता है, वो इजी है लोगों के लिए, और लोग फिर जहाँ पे जिस एजेंट से आप पैसे लेते हैं उसको आप जानते भी हैं। अब आप देखिए इन्होंने किस तरीके से इस रिपोर्ट को बनाया है, जिससे हमें रिपोर्ट बनाने का तरीका समझ आता है। कि पहले बताया कि जी टेलीनॉर को क्या फायदा है, फिर बताया कि जी ट्रेडिशनल बैंकिंग क्या है, ब्रांचलेस बैंकिंग क्या है, फिर बताया कि सबका क्या बेनिफिट है, सारे स्टेक होल्डर का, कस्टमर का, बैंक का, कंपनी का। फिर बताया कि पाकिस्तान में बैंक्स की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान में बैंक्स की यूजेज की क्या सिचुएशन है। फिर बताया कि जो फिजिकल ब्रांचेज हैं उनमें मसाइल हैं, और ये ब्रांचेज जो है ना कंपैरेटिवली इजी टू हैंडल हैं। और अब जाके बताया है कि टेलीनॉर इज वेल पोजीशन टू एंटर
FS इंडस्ट्री थ्रू द ब्रांचलेस बैंकिंग। फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में टेलीनार जो है ना, इजी टू काइंड ऑफ एंटर है कंपेयर टू दी ब्रांच वाले बैंकिंग में। अच्छा, अब क्यों है? सबसे पहली चीज तो ये है कि टेलीनार की ऑब्वियसली नेशन वाइड रेंज थी 2008 में, कि भाई लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर हैं, 1,20,000 रिटेलर थे उस टाइम पे, 25% और 252 फ्रेंचाइज थे। रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखते तो तकरीबन 30,000 एजेंट्स थे, बैंक ब्रांचेस उसके बदले में टोटल 8,000 थे। तो ये एक बहुत बड़ा एज था। दूसरा, इमेज बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि पूरी दुनिया में टेलीनार को लोग जानते हैं, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है, और लार्ज स्केल एग्जिस्टिंग बेस उसके पास है। जैसे मोबिलिंक के पास अच्छा खासा बेस था उस टाइम पे। उस टाइम पे वारिद और मोबिलिंक इकट्ठे नहीं थे, उसके बाद वारिद और मोबिलिंक इकट्ठे हो गए। फिर टेलीनार में अगर आप नेशनल बैंक, हबीब बैंक, एमसीबी, आप ये देखिए 3 बैंक्स का मिला के इतना बेस उनके पास नहीं था जितना टेलीनार के पास बेस था। तो उन्होंने तभी कहा कि आप ब्रांचलेस बैंकिंग को करें। The Telenor franchise is a powerful asset in building branches banking. This should give us substantial power in any future entry arrangements. कि आपने कोई भी मार्केट में एंट्री करना है, आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है रिसोर्स बेस्ड व्यू थ्योरी। Telenor has many advantages relative to potential competition। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है कि जी कोई भी बंदा ये वाली सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस लॉन्च कर सकता है रिटेलर्स के थ्रू। एफएमसीजी कंपनीज भी लॉन्च कर सकते हैं, बैंक्स भी कर सकते थे, टेलीकॉम्स भी कर सकते थे। तो टेलीनॉर का एडवांटेज ये था कि टेक्नोलॉजी नट्स एंड बोल्ट्स को हम समझते हैं, हमारा एडवांटेज है। ऑब्वियसली एक टेक टेक कंपनी है, उसको पैसे भेजना, मैसेजेस भेजना, कस्टमर से रीच करना उसके लिए आसान था। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑब्वियसली बैंक्स का इतना नहीं था जितना इनका है। तीसरा, मोर स्ट्रक्चर्ड डिस्ट्रीब्यूशन था टेलीनार का, क्योंकि टेलीनार टेलीनार ग्रुप से आया था। और टेलीनार को मैं टेलीकॉम प्रोफेशनल होते हुए आपको बता सकता हूँ कि टेलीनार से जितना लोगों ने सीखा उतना किसी से नहीं सीखा, क्योंकि इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। डिसएडवांटेज क्या था? आ, एक बहुत बड़ा नेटवर्क जब हो जाता है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी जो है ना इशू होते हैं। लेकिन अगर हम एफएमसीजी के लिए देखें, उनके लिए बड़ा इशू ये है कि उनके लिए ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर, आप अगर सोप यूज करते हैं, आप अगर कोक पीते हैं, आप अगर कुछ करते हैं, तो कोक को थोड़ी पता है कौन सा कस्टमर कब कोक पी रहा है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल से छोटी सी भी हरकत करते हैं तो टेलीकॉम कंपनीज को पता चलता है। तो एफएमसीजी का ये डिसएडवांटेज है, उसके पास नेटवर्क नहीं है, नंबर नहीं है, कनेक्शन नहीं है। बैंक्स को डिसएडवांटेज ये है कि फाइनेंशियल नॉलेज तो है उनको, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट का बैंक्स को उस लेवल का नॉलेज नहीं है जितना टेलीकॉम हो सकता है। दूसरे टेलीकॉम कह सकते हैं रिलेटिवली लो सब्सक्राइबर है मोबिलिंक के अलावा। तो मोबिलिंक को ये बात समझ आ गई थी, जैज कैश आपको पता है, आप वेल नोन है। सो इसका भी उन्होंने हाईलाइट कर दिया था। अच्छा, पार्टनरशिप किस बैंक के साथ करना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया था कि अगर अगर करेंगे तो कौन से मॉडल से करेंगे। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है कि बिजनेस मॉडल किसी भी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कि आप वो किस टाइप का मॉडल लॉन्च करेंगे जो जो आपके लिए वायबल हो। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था, 2 मॉडल बताए हैं, ठीक है? अब एक मॉडल में क्या-क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर उसका हो सकता है, उसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है, सर्विस हो सकता है, टारगेट कस्टमर हो सकती है, एग्जांपल्स भी उन्होंने दी है। सबसे पहला एग्जांपल ये है कि बैंक लेड मॉडल हो, कि बैंक रहनुमाई करो, मतलब इजी पैसा बैंक ही चला रहा हो, टेलीकॉम का जो ना साइड बात हो। दूसरी बात क्या है, टेलीकॉम कंपनी चला रही हो, लीड टेलीकॉम कर रहे हो, बैंक के थ्रू कर रहे हो। और ऑब्वियसली पार्टनरशिप जो है ना, एक तीसरा तरीका था। तो बैंक लेड में क्या है कि बैंक के पास सारा वैल्यू चेन है, टेलीको जो है ना एक चैनल है जिसके मोबाइल के थ्रू मैसेज किया जा रहा है, और जिसका जो रिटेलर है वो यूज हो रहा है। डिपॉजिट्स, लोन्स, ट्रांसफर पेमेंट्स इसमें हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग बैंक कस्टमर, जैसे उन्होंने कहा था साउथ अफ्रीका में एफएनबी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिंगापुर में ये वाला काम कर रहा है। ये बैंक लेड मॉडल था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा टेलीको लेड मॉडल कौन सा है? टेलीकॉम ओन्स द एंटायर वैल्यू चेन, डिपॉजिट, ट्रांसफर, पेमेंट्स, ऑब्वियसली इसमें लोन शामिल नहीं है। अनबैंक्ड पॉपुलेशन, और पीईएस एक कंपनी का बताया गया है, और यहाँ पे एक और विशाल कंपनी का बताया गया जो कि फिलीपीन में और केनिया में। अच्छा, मैं लोन्स का आपको बता रहा था, लोन्स का हम मैं जब इजी पैसा में होता था तो हमने भी इसके रिस्क मॉडल वगैरह बनाए थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे। इससे मुझे समझ आता है कि यहाँ पे हमारे मॉडल में उन्होंने टेलीकोलेट में लोन का नहीं लिखा, जो कि बीसीजी की एक्सपर्टीज को जाहिर करता है, और जो कि हमारा भी थोड़ा स्लाइटली प्रोजेक्ट से डेविएशन या एक्सपेंशन को करता है, क्योंकि मोबाइल फोन का बड़ा दौर था, और टेलीकॉम क्योंकि मोबाइल फोन बेचते हैं, तो हम देखते थे कि रिस्क मॉडल वगैरह बना लें, लेकिन वो प्रोजेक्ट इतना कामयाब नहीं रहा था। तब की बात है जब मैं
टेलीनॉर में काम करता था 2015 से 16। अब मुझे नहीं पता अब क्या सिचुएशन है, लेकिन केस स्टडी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने लिखा हुआ है कि लोन्स हमने नहीं देने। पार्टनरशिप में उन्होंने कहा ये होता है कि टेलीको बैंक और एजेंट और कस्टमर एक जो है ना वैल्यू चेन बना सकते हैं। जो स्मार्ट मनी फिलीपींस की मिसाल दी है, एमटीएन की मिसाल दी है, उन्होंने कहा ये मोस्ट वायबल है। तो और वाकई ही टेलीनॉर जो है ना अभी उसी स्टेज पे शुरू हुआ था, बाद में उन्होंने बैंक को एक्वायर किया था। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा था टेलीनॉर हैज बीन लॉबिंग फॉर a teleco led model, however the state bank of pakistan has not officially agreed to this proposal. This necessitates the use of partnership model. A key point to note with the partnership model is that the customer ownership will continue to reside with the bank. Later on, we will see that this has a major implication on the nature of the partnership agreement to be pursued. अच्छा, एक पाकिस्तान में जो मॉडल था, ऑब्वियसली स्टेट बैंक के रेगुलेशन को फॉलो करना है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। पाकिस्तान में ये अलाउ नहीं किया था स्टेट बैंक ने कि जो टेलीकॉम है वो लीड करे, तो पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी था। टेलीनॉर कैन लर्न फ्रॉम द सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट बट एडजस्ट टू लोकल नीड्स। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है कि उन्होंने दो चार ऐसी कंपनीज की मिसालें दी जिन्होंने बहुत सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन की थी। केएसएफ अडॉप्शन मॉडल, रियल यूजर नीड, ईज टू रजिस्टर, ईज टू यूज, राइट प्राइसिंग, ट्रस्टेड एंड सिक्योर मोटिवेट। अच्छा, ये देखिए ना, ये एस्पेक्ट है कि अगर आपने किसी भी कंपनी को कामयाब देखना है, उसके एग्जाम अगर आपने कोई भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आप देख लें आप क्या क्या चीजें वहां से पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इन्होंने जो है ना एमपीएसए का जो है ना एग्जाम्पल दिया है और सीएआई एक्से का एग्जाम्पल दिया है। तो उन्होंने कहा था रियल यूजर एंड स्टार्टेड विद द बेसिक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कैश इनपुट आउटपुट, मोबाइल पी2पी ट्रांसफर, फोकस्ड ऑन अनपैक्ड। स्टार्टेड विद द बिल पेमेंट एंड कैश विथड्रॉल, फोकस्ड ऑन द अनपैक्ड। प्रपोज्ड अप्रोच क्या था? स्टार्ट विद द बेसिक प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल बिल पेमेंट, कैश आउटपुट। हाँ, उन्होंने कहा था आप इसी से, रियल यूजर से इसी से शुरू करें। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि टेलीनॉर में जब मैं था तो मैं तो इन चीजों प्रैक्टिकली काम करता था। तो बहुत ज्यादा डिसबर्समेंट्स में अमाउंट आती थी। बेंजीन इनकम सपोर्ट इनिशियली टेलनार के थ्रू होती थी। लोग अपने गार्ड्स वगैरह की पेमेंट टेलनार के थ्रू करते थे, क्योंकि इन लोगों के लिए अकाउंट्स बनाना, बेंजीन इनकम सपोर्ट वालों के लिए, गार्ड्स के लिए काफी टफ था। इजी टू रजिस्टर है, ऑब्वियसली ओनली आईडी कार्ड रिक्वायरमेंट है। आईडी कार्ड रिक्वायरमेंट है, यहाँ पाकिस्तान में भी आईडी कार्ड रिक्वायरमेंट को रखा गया है। इजी टू यूज एसके बेस्ड फोन मेन्यू, एजेंट मैनेज पीओएस। अच्छा हाँ, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो है ना एक एसटीके बेस्ड फोन मेन्यू होगा, इजी टू रिमेंबर और सीक्वेंस होगा। इन्होंने कहा एजेंट बेस्ड पीओएस होगा। पाकिस्तान में सजेस्ट किया उन्होंने कि आप एक यूएसएसडी बनाएं जो कि इजी टू रिमेंबर हो। जैसे मैं जब टेलीकॉम में काम करता था यूफोन में सबसे पहले, पर हमने स्टार 336 हैश बनाया था जो आजकल भी शायद काम करता हो। ऐसे करके जोंग में स्टार 6464 हैश यूएसएसडी होता है। ये कोड होता है जिसको लोग डायल करके इजीली कर सकते हैं। अच्छा, उसका फायदा ये होता था कि वो इंटरनेट के बगैर चलता था। उसका फायदा ये होता था कि ये बात कर रहे हैं अगर 2008 की, तो वो आपकी जो फीचर फोन होते थे, वो फोन जो स्क्रीन के बगैर होते हैं उनको फीचर फोन बोलते थे, तो उनसे भी वो यूज होते थे। तो राइट प्राइसिंग, फी ऑफ डिपॉजिट, अदर फीस बेस्ड फी ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पे भी यही है कि फ्री फॉर डिपॉजिट्स को फ्री किया गया। अदर फी बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, हायर फीस फॉर द नॉन टीपी सब्सक्राइबर। हाँ, अगर टेलीकॉम पाकिस्तान का सब्सक्राइबर है, उससे पैसे ले लो, दूसरे का है तो उससे हायर फीस ले लो, और डिपॉजिट्स के पैसे अभी ना लो। ये फ्री फॉर डिपॉजिट सारे हैं, फ्री फॉर डिपॉजिट्स है, बल्कि डिपॉजिट्स को वो इनकरेज कर रहे थे। उस वक्त हमारे पास भी यही था। ट्रस्ट एंड सिक्योर। अच्छा, ट्रस्ट एंड सिक्योर सिस्टम, ऑब्वियसली ये टेलीनॉर के लिए एक लेवरेज था, बाकियों के लिए भी उन्होंने रिकमेंड किया है। मोटिवेटेड नेटवर्क एजेंट्स, ऑब्वियसली नेटवर्क एजेंट्स को आप एक परसेंटेज दें कमीशन का, टारगेट्स का एक कमीशन दें, जो कि हर कंपनी करती है लॉन्च के ऊपर। तो ये उन्होंने क्या किया, परफेक्ट एग्जांपल्स दिए पुराने वाले के स्टडी से कि किस तरीके से उनके स्टडी से हम सीख सकते हैं। 4 key products to be launched with a clear target and market and value proposition। अभी देखिए बॉस्टन कंसल्टेंट को क्लियर टारगेट कर रहे हैं कि आपने क्या करना है। सबसे चार चीजें हैं कि आप यूटिलिटी बिल्स को अलाउ करें उनको, आप डोमेस्टिक रेमिटेंस को अलाउ करें, आप इंटरनेशनल रेमिटेंस को अलाउ करें, आप ई वैलेट चेक इन को भी अलाउ करें। द फोकस इज ऑन द सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट फेज 2008-2010 of the branchless banking launch. This will ease the training effort for the agents and enable quicker customer education and update. And international remittance will also be launched after 2010, potentially starting with high traffic corridors। अच्छा, अब ये देखिए सबसे पहले वो सोच रहे हैं कि अच्छा, जो एजेंट्स हैं उनको भी हमने ट्रेन करना है, जो कस्टमर है उसको भी ट्रेन करना है, तो स्टार्ट करें विद ब्रांचलेस बैंकिंग। बेसिक चीजें जैसे यूटिलिटी बिल्स, पेमेंट थ्रू टेलर फोन, कस्टमर पेड RS20 पर पेमेंट, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने क्या कहा था, टारगेट कस्टमर कौन से हैं, 18 मिलियन बिल पेइंग हाउस होल्ड उन्होंने कहा टारगेट है हमारा।
वैल्यू प्रोपोजिशन कन्वीनियंट है। वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि इसमें खास बात क्या है, लोग बैंक में पहले बिजली का बिल करा रहे थे तो अब यहाँ पे क्यों करेंगे। उन्होंने कहा ये कन्वीनियंट है, एक्सटेंसिव फुटप्रिंट है, इजी टू यूज है। एक्सपेक्टेड ईयर 5 रेवेन्यू उन्होंने कहा था 1.5 बिलियन आप इससे पैसे कमा सकते हैं। ये पहला था यूटिलिटी बिल्स के थ्रू। दूसरा उन्होंने कहा आप डोमेस्टिक रेमिटेंस यूज करें, P2P मनी ट्रांसफर वाया रिटेलर नेटवर्क और मोबाइल फोन, 3% ऑफ फी फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वैल्यू। टारगेट कस्टमर कौन से थे, 10 मिलियन माइग्रेंट अर्बन वर्कर्स रेमिटिंग फैमिली टू द रूरल। ऑब्वियसली जो लोग शहरों में रहते हैं वो अपने घर वालों को पैसे भेज रहे हैं। डोमेस्टिक रेमिटेंस में उन्होंने कहा कि अब 10 मिलियन ऐसा लोग था पाकिस्तान में जो पैसे भेजता है, इजी रिलायबल है, अफोर्डेबल है। और इससे जो रेवेन्यू का उन्होंने एस्टिमेट लगाया था 6.3 बिलियन, इससे जो है ना रेवेन्यू कमाया जा सकता था 5 साल में। इंटरनेशनल रेमिटेंस ट्रांसफर इनटू पाकिस्तान, उन्होंने बताया कि ये सर्विस है क्या। 4.5 मिलियन पाकिस्तानी एक्सपाइट्रेट्स उस टाइम पे रहते थे पाकिस्तान की दुनिया के मुल्कों में, वो भी इजीली ये पैसे भेज सकते थे। ई वैलेट चेकिंग से उन्होंने कहा था कि डिपॉजिट्स विदड्रॉल्स इनटू ई वैलेट अकाउंट्स वाया नेटवर्क फॉर रिटेलर्स, नो इंटरेस्ट फॉर द डिपॉजिट्स, नो चार्ज फॉर कैश इन, विदड्रॉल्स आर चार्ज 1% ट्रांजेक्शन वैल्यू। ठीक है, अगर कोई विदड्रॉल करता है तो 1% ट्रांजेक्शन वैल्यू के। 68 मिलियन अनबैंक्ड पॉपुलेशन इसका कस्टमर था अगर ई वैलेट चेकिंग इसका उस टाइम पे प्लान 2008 में बनाया गया। 1.7 बिलियन इसका रेवेन्यू एस्टिमेट किया गया था। तो टोटल जो रेवेन्यू है 5 साल में 2012 तक इजी पैसा का उन्होंने जो एस्टिमेट लगाया था वो था 13 बिलियन। ठीक है, सो ब्रांचलेस बैंकिंग विल बी 13 बिलियन बिजनेस टू टेलीनॉर बाय 2012। अगर देखा जाए ब्रांचलेस बैंकिंग रेवेन्यू उन्होंने दिखा दिया है कि ये 2008 में 19 बिलियन होगा, फिर यहाँ पे इतना होगा, फिर यहाँ पे इतना होगा, फिर यहाँ पे इतना होगा, आखिर में आप तकरीबन 13 बिलियन तक पहुंचेंगे। बिल पेमेंट से कितना आएगा, ई वैलेट से कितना आएगा, इंटरनेशनल रेमिटेंस से कितना आएगा, डोमेस्टिक रेमिटेंस से कितना आएगा। ऐसे ही ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी उन्होंने दिखाया है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है कि यहाँ पे क्या है, आपका हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है 2008 में। 2009 में आप देख लीजिएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा हो गया, यहाँ से ज्यादा हो गया, यहाँ से ज्यादा हो गया। लेकिन जूं जूं आपके साल बढ़ते जाएंगे आपका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, आपका ब्रांचलेस बैंकिंग से जो अमाउंट है वो ज्यादा होता जा रहा है। सो आप 5 ईयर में आप 13 बिलियन जहां पे आपके आ रहे होंगे वहीं पे आपके कॉस्ट जो है ना वो 9 के अराउंड होंगे। This business will bring an NPV of Rs 5.5. इस NPV होता है net present value, value to be split between Telenor and the partner bank. Value to each partner will depend on the strength of the bargaining power. Telenor will also be able to capture a portion of the share, requiring bank to depending on the size of the transaction cost taken. So Telenor की जो total value है वो 5.5 billion होगी, net present value 3881, ये यहाँ से आ जाएगा, वैल्यू ऑफ टेलीनॉर होगा, वैल्यू ऑफ बैंक 1663 हो जाएगा, अज्यूमिंग 70-30 स्प्लिट अगर आप करते हैं। ठीक है, तो 5% ग्रोथ रेट फॉर द टर्मिनल वैल्यू विद 25% कास्ट इक्विटी। ठीक है, तो इन्होंने टीम ने इनके एनालिसिस कर दिया है कि द बिजनेस वैल्यू विल ब्रिंग एनपीवी ऑफ 5.5 बिलियन। To secure the value creation, Telenor need to take majority stake in the partner bank. अच्छा, वो सजेस्ट ये कर रहे हैं कि अगर आपने वाकई वैल्यू करना है, ये टेलीनॉर ने जाके 2015 ने किया, लेकिन उन्होंने बता दिया कि भाई आपकी एजेंट ऑफ द बैंक मॉडल, उसमें होता क्या है, कस्टमर ओनरशिप, बैंक इज फ्री टू यूज कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर रिलेशनशिप टू अदर एजेंट्स, कंट्रोल ऑफ द वैल्यू चेन है और फ्यूचर वैल्यू क्रिएशन है। स्टेक इन द बैंक मॉडल में उन्होंने बता दिया है कि टेलीनॉर फॉर्म्स रिलेशनशिप बाय परचेजिंग अ मेजॉरिटी स्टेक एंड सब्सिक्वेंटली एक्ट एज अ सोल एजेंट। अगर वो बैंक खरीद लेता है तो ऑब्वियसली टेलीनॉर का अपना बैंक है तो वो सोल एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, जिसका उन्होंने रिकमेंड किया। यहाँ पे नोट्स में उन्होंने लिखा था व्हाइल एक्टिंग सिंपली एज एन एजेंट टू द बैंक or multiple banks would be simpler solution to providing branchless banking. This arrangement would not allow Telenor to extract minimum value from the venture. Firstly, SBP regulations clearly define that the ownership of the customer resides with the bank. This implies that the Telenor has no power to retain its branches. Branchless banking customer relationship should be partner bank decide to terminate the partnership agreement or link up with another telco. Telenor will also be unable to leverage branchless banking customer information for marketing or cross-selling. Secondly, if acting solely as an agent, Telenor will be in relatively weaker bargaining position and thus be able to extract a smaller share of the benefit from the customers as bank already established player in the market. Thirdly, the financial services market in Pakistan and branchless banking in particular is likely to see very rapid growth in the future due to the healthy economic growth, government
stimulus to the sector and the existing large untapped market. ठीक है, taking a stake in the bank at this point in time will allow the Telenor to benefit from overall growth in this sector overall and above the fees it can gain as an agent. ठीक है, अब वो ऐसा ऐसा कह रहा है कि अगर क्योंकि स्टेट बैंक बात करेगा सिर्फ बैंक से, तो ऐसा ऐसा जो ही वैल्यू बढ़ती जाएगी तो बैंक जो है ना का पावर बढ़ता जाएगा। अगर बैंक को एक्वायर करता है टेलीनॉर तब जाके बात बनेगी और अल्टीमेटली टेलीनॉर ने यही किया है। फिर उन्होंने कहा कि जी तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक इज वेल रिसर्च्ड कैंडिडेट। टेलीनॉर हैज एक्सप्लोर्ड ऑप्शन पोटेंशियल पार्टनर्स पे उन्होंने डिस्कशन की है और टेलीनॉर उन्होंने तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक को बेस्ट कैंडिडेट किया। क्यों? उन्होंने कहा अर्ली स्टेज ग्रोइंग माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ऑब्वियसली अर्ली स्टेज को हासिल करना आसान है और वो भी पार्टनरशिप करना चाहता है किसी टेलीकॉम के साथ। नेशनल लाइसेंस है उसके उसके लिए कि वो अनबैंक्ड को टारगेट करे क्योंकि कस्टमर का मालिक अल्टीमेटली बैंक ही होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के हवाले से। मैनेजमेंट विद एक्सपीरियंस फ्रॉम कमर्शियल बैंकिंग। अच्छा, अब इससे आपको पता चलता है कि उसकी जो मैनेजमेंट थी वो सिटी बैंक से पढ़ के आई। उन्होंने ये भी देखा कि उसकी मैनेजमेंट कैसे जो है ना आगे चल सकती है। लिमिटेड एक्सपीरियंस इन माइक्रो फाइनेंस है, फोकस मोर ऑन लो रिटेल बैंकिंग है। पोटेंशियल ब्रांच बैंकिंग से उनको जो है एनकरेज हो जाएंगे। अट्रैक्टिव पाथ टू सिक्योर लो कॉस्ट ऑफ फंड एंड फी बेस्ड इनकम। ऑलरेडी took steps in exploring this, collaborating with CGAP discussions access group branchless banking platform through due diligence conducted commercial financial and legal HR perspective में उन्होंने कहा कि भाई ये आपके लिए बेहतरीन तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक टेलीनॉर के लिए पार्टनरशिप के लिए बेहतरीन बैंक है। yet to be profitable। उन्होंने फाइनेंशियल सेल्फ एफिशिएंसी बताई है, उसकी यील्ड लोन्स के बता दिए हैं। तो तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक को भी उन्होंने अच्छे से स्टडी किया है। तामीर के प्रोजेक्ट्स उन्होंने देखे हैं कि तामीर का ओरिजिनल प्लान क्या होगा, अगर आप लोग उनके साथ काम करना शुरू करते हैं तो रिवाइज्ड प्लान क्या होगा। ऐसी उन्हें कैपिटल फंडिंग की भी तामीर को उन्होंने कहा ज़रूरत होगी। इस वजह से उन्होंने कहा था कि आप बैंक परचेज करें उसके बाद आप कैपिटल फंडिंग करें। फिर उन्होंने तामीर की नेट प्रेजेंट वैल्यू का पूरा एक असेसमेंट दिया है कि यहाँ से आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है तामीर को बाय करने का वो बेस्ट वायबल ऑप्शन है। एक एक स्टेप को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कहाँ कहाँ पे उनके लॉसेज हो रहे हैं और प्रोबेबली ये जो मॉडल है इससे तामीर और टेलीनॉर दोनों फायदा उठा सकते हैं। Which puts value of the company at 1.9x current book value। तामीर बिजनेस केस रिवाइज्ड assumption बेस्ड केस कि अगर रिवाइज्ड बेस्ड करेंगे विद द टेलीनॉर उससे उसकी वैल्यू का उन्होंने दिखाया। कंपेरेबल ऑफ द रीसेंट एमएफ डील सजेस्टेड एज एवरेज। अच्छा, रीसेंट जो डील हुए थे उनके हिसाब से भी उन्होंने सजेस्ट किया है कि वो तामीर बैंक को कैसे ले। Significant gap to close is in expected value of the core business of two parties। Tamir business plan 34.20 है, offer to Telenor 5.90 है, last issue in Tamir is 20, telecom plan 1.94, tempo plus 1.63। So rational for P and BV multiplies implies price and share। यहाँ पे तामीर व्यू और टेलीनॉर व्यू दोनों उन्होंने दिखा दिए कि किस तरीके से दोनों का व्यू हो सकता है। Due diligence reviews potential risk with the management and strategy execution। अच्छा, अगर while the management team is ambitious, their experience in corporate and commercial banking, this team of 4 senior management are being rewarded a very high salary, which is kind of with years of the experience in these fields. It is not clear if this level of the expenditure can be justified in microfinance institution, particularly when the management teams are themselves still learning the ropes of the business by the trial and error as shown in the Tamir's historical results। Furthermore, अच्छा वो उनके मैनेजमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर टेलीनॉर जाता है 4 लोगों को इतना पे किया जा रहा है तो उनके बारे में क्या जो है ना टेलीनॉर फैसला करेगा। और साथ में उन्होंने सजेस्ट भी किया है कि तामीर ये कर रहा है और दूसरे जो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं वो ये कर रहे हैं। as well as issue in equity position accounting treatments are legal। ठीक है, फाइनेंशियल चीजें बताई हैं और उनके लीगल चीजें बताई। की फाइंडिंग क्या है? बुक वैल्यू ऑफ तमीर probably overvalued by 160 million। if this is true, book equity is rs 170 million। at the current burn rate, book equity will be less than 100 million at the end of the year। Tamir will be required to maintain a minimum paid up capital of rs 500 million by end of December 8, shortfall of rs 400 million। तो उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपॉजिट्स एंड लोन इसको आप स्टॉप करके देख सकते हैं। उस टाइम की बातें हैं जब टेलीनॉर के बारे में टेलीनॉर ने अभी तक तामीर से बात नहीं की थी, बट ये एक पोटेंशियल कस्टमर के तौर पर पोटेंशियल जो है ना पार्टनर के तौर पर इसको तामीर बैंक बीसीजी उन्होंने बता दिया था। डोमिनेंट ओनरशिप में उन्होंने कहा 75% रखें या मेजॉरिटी 51% रखें। मोस्ट अट्रैक्टिव ऑप्शन आवर डिफॉल्ट पोजीशन तामीर करंटली क्लेम तामीर is not allowed by SBP। Need excessive control conditions to protect our position।
बोर्ड अप्रूवल, कैपिटल इंजेक्शन। हाँ जी, अगर टेलीकॉम को ये सजेशन थी कि अगर वो करना चाहते हैं तो दे नीड अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन इट। टाइम कॉस्ट ऑफ टैक्स बेस्ट ऑप्शन नीड्स टू बी कंसीडर इन डिटरमाइनिंग द प्राइस। अच्छा हाँ, ये बड़ा जरूरी होता है कि आप जो है ना नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन को भी देखें। इसमें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट होता है कि वैल्यू फ्रॉम द कोर बिजनेस 647 है, वैल्यू फ्रॉम द बैंक ऑफ ब्रांचलेस बैंकिंग 388 है, वैल्यू एज एजेंट ऑफ बीबीबी 1207 है, टोटल जो है ना 2242 है। वैल्यू फॉर कंसिडरेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग a stake in Tamir today, increased competition for loss of first mover advantage, revenue foregone in interim period। अगर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेफिनेटली बैंक पे करती अगर वो ये वाले इनिशिएटिव ना लेती। मैक्सिमम प्राइस रिकमेंडेड बाय 12.7 पर शेयर। ठीक है, ये तामीर बैंक की उन्हें प्रोजेक्शंस दी हैं। ट्रांजैक्शन हैज बीन कॉम्बिनेशन ऑफ purchase of existing share and new issue। net value to Telenor is Rs 4.4 billion, assuming the high end of the price range 75% ओनरशिप अगर लेती है तो जो नेट वैल्यू है वो 4.4 बिलियन टोटल वैल्यू लेफ्ट टू टेलनार हो जाएगी। Controlling stake will allow Telenor to shape Tamir's core business strategy. Tamir focus should be support Telenor ambitions in branchless banking. Tamir's core business will shift to branchless banking. Tamir's strategy to reshape according to the guiding principles। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तामीर की उन्होंने कहा कि टेलनार की पोजीशन के हिसाब से इम्प्लीकेशंस फॉलोइंग जो है ना उसकी बदलनी होगी। Tamir strategy to be reshaped according to the principles। नंबर 2 है बेस कंडीशंस फॉर डील डेफिनेशन। ठीक है, बिड फॉर 75% कंट्रोल प्लस 1 शेयर, रेंज बता दिया गया है और अप्रूवल बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन एडिशन टू ऑल रेलेवेंट रेगुलेटरी बॉडीज, अप्रूवल बाय आईएफसी, कंडीशन फॉर बिड फॉर द अरेंजमेंट्स कंटिन्यूज स्टिपुलेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन तामीर एंड आईएफसी। बेस्ड ऑन कंडीशंस फॉर द डील डिफाइंड टू earn out agreement may be required to sweeten the bid। Key steps in setting of earnout scheme paid out over 5 years। ठीक है, ये भी earnout examples given equity 33 million उन्होंने examples बताई हैं। earnout example given by equity 173 million के साथ। next best alternatives to be pursued if majority stake option fails। short term क्या करना है, mid term में क्या करना है, monetary time, likelihood to success दिया गया है। summary of the investment required, ये उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट बताई है कि 2008 में इतना इन्वेस्ट करना है, 2013 तक आपने इतना इन्वेस्ट करना है। की माइलस्टोन्स भी बताए हैं कि जो कि बैंक ने अचीव करने हैं। सो ये फुल फ्लैज एक रिपोर्ट थी जो बीसीजी ने टेलनार को दी, जिसके बेस पे ये डिसीजन हुआ था। अगर आप ब्रांचलेस बैंकिंग विल बी 13 बिलियन बिजनेस टू टेलनार बाय 2012, उन्होंने वहां पे डिफरेंट जो है ना रेवेन्यू के बताए हैं, टोटल रेवेन्यू कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर इनिशियल ईयर्स को देखा जाए, 2008 में लॉस में जा रहे हैं, 2009 में लॉस में जा रहे हैं, 2010 ऑनवर्ड वो प्रॉफिट में आ जाते हैं। की ऑपरेशनल रिस्क आइडेंटिफाई किए गए हैं कस्टमर एजेंट बैंक के लिए, और इनके डिफरेंट लेवल भी बताए गए हैं, मिटिगेशन की स्ट्रेटजीज भी बताए गए हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट हमारे इंपॉर्टेंट प्लान है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो हमने करना है। कंपेटिटिव प्राइसिंग, रिलेटिव प्लेयर्स का भी दिखाया गया है कि बिल रेमिटेंस जिसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया, मेजॉरिटी कॉस्ट जो बताए गए हैं, माइक्रो फाइनेंस। तामीर बिलीव दैट द फ्यूचर स्कोर बिजनेस इज वेरी ब्राइट। ठीक है, तामीर 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन रिसेंट जो माइक्रो फाइनेंस के वो हुए हैं डील्स हुए हैं उनको दिखाया गया है, और समरी ऑफ फाइंडिंग्स फ्रॉम एचआर ड्यू डिलिजेंस। अच्छा, एचआर के बारे में बताया गया है कि एचआर स्ट्रांग है, 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इन्फ्लुएंशियल कनेक्शन है बैंकिंग इंडस्ट्री में इनके, लीडरशिप टीम बहुत अच्छी है, हायरिंग ट्रेनिंग के लिए, कंपनसेशन के लिए सारी चीजें बताई गई हैं। और समरी ऑफ फाइंडिंग्स फ्रॉम आईटी ड्यू डिलिजेंस, आईटी का बताया गया है, एचआर का बताया गया। सो ये इस तरीके से आपके पास एक कंप्लीट केस स्टडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक रिपोर्ट कि अगर आपने रिसर्च की दुनिया में रिसर्च करनी है तो इस स्टैंडर्ड की रिसर्च करनी है। क्योंकि ये देखिए, ये जो रिसर्च हुई है, दिस वाज नॉट फॉर द पब्लिकेशन, दिस वाज द रियल रिसर्च इन द मैनेजमेंट डोमेन, इन द बिजनेस डोमेन, that was conducted to help the companies, that was conducted to make a great thing।